इवनिंग एवरीवन। 2023 को टारगेट करके जो करंट अफेयर की क्लास है वो आज से स्टार्ट कर दी है मैंने। कंप्लीट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बेटर होंगी ये, ठीक है, क्योंकि हमें एक साल का करंट अफेयर तैयार करना होता है, तो अभी से हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो बेटर ऑप्शन होगा। और डेली इसी टाइम पे करंट अफेयर की आपकी क्लास होंगी। सो आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। आज जो हमें टॉपिक डिस्कस करने हैं उसमें तो है NFSA 2013 के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक, उसके बाद अमरनाथ में जनहित में जो जनहानि हुई है और जो अभी दोबारा अमरनाथ की यात्रा शुरू की गई है उसके बारे में डिटेल्स में कुछ वो पढ़नी है। अगला है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, उसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु, अमिताभ कांत विश्व जनसंख्या दिवस और प्रसार भारती का नया प्रतीक चिन्ह। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। शुरू करते हैं। एक रास्ता अपना पहलगाम से शुरू होकर जाता है, दूसरा नीलगढ़ से लेके अपने कश्मीर के बीच से होते हुए सोनमार्ग से होते हुए सीधा अपने अमरनाथ यात्रा के लिए जाता है। अमरनाथ यात्रा कोविड की वजह से रोकी हुई थी, कुछ यहाँ पे जोग्राफिकल इश्यूज थे, ठीक है, पोलिटिकल इलनेस की वजह से, उनकी वजह से, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से रोका हुआ था। अब ये जो है 3 साल के बाद में दोबारा स्टार्ट होने वाली है। तो जितना मेरा अनुमान है, हो सकता है इससे प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो इसके रूट को लेके कि कौन कौन से रूट हैं अभी जो है। तो एक तो पहलगाम से होते हुए सीधा अपना सोनमार्ग होके आ जाता है, ठीक है, इसके अमरनाथ के लिए। और दूसरा जो रास्ता है वो नीलगढ़ बलताल होते हुए बरारी होते हुए सीधा ऊपर ऊपर हिमालय और जो अपना कश्मीर का सेंटर हिस्सा है, ठीक है, मध्य कश्मीर, वहाँ से घूमते हुए आ जाता है। ठीक है, अब इसकी ज़रा डिटेल्स बता देते हैं आपको। अमरनाथ में जो जनहानि हुई है हाल ही में मध्य कश्मीर में दरबल इलाके में बालटाल आधार शिविर के पास फ्लैश फ्लड के कारण भूस्खलन हुआ। इस घटना में 13 तीर्थयात्री मारे गए और दर्जनों लापता हैं। ठीक है, बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। अमरनाथ, ठीक है, जम्मू और कश्मीर के स्थित एक हिंदू मंदिर है। इस गुफा की जो हाइट है, आप ये हाइट ज़रूर याद रख लेना इसकी, 3888 मतलब 3888 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई पे पोजीशन है इसकी, ठीक है। और श्रीनगर से अगर इसका डिस्टेंस बताएं तो लगभग 100 किलोमीटर दूर है। और जम्मू कश्मीर में इसकी ग्रीष्मकाल में जो राजधानी है ये पहलगांव शहर के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में जो है हिंदू मंदिर धर्म के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, जो भगवान शिव का यहाँ पे प्राकृतिक रूप से बना हुआ ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। उसके लिए अमरनाथ यात्रा होती है, 4 धामों में से एक है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं, इसके बाद में अगला पॉइंट, इसके कुछ और पॉइंट्स भी है। इस बार जैसे मैंने आपको बताया था, अमरनाथ इस बार 3 वर्ष बाद फिर से शुरू हो रही है। वार्षिक यात्रा में गुफा मंदिर तक पहुंचने के लिए दक्षिण में पहलगाम और मध्य कश्मीर में सोनमार्ग के 2 रास्ते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की, क्योंकि यूपीएससी क्या है कि कभी ऊपर से नहीं पूछता है, बाहरी पोर्शन नहीं पूछता है, हमेशा अंदर से पूछता है कि इसके कारण क्या है, इसके बीच में ये पॉइंट है तो उससे क्या रिलेट कर रहा है इसमें, ठीक है। अब जैसे फ्लैश फ्लड है, या तो पूछ लेंगे भाई फ्लैश फ्लड क्या होता है, या फ्लैश फ्लड के कारण निम्न में से कौन कौन सी हानियाँ हुई थी, ठीक है, उन चीज़ों के बारे में पूछता है। अब इसमें बताया हुआ है कि जैसे इसमें आमतौर पर बारिश के दौरान या उसके बाद जल स्तर में अचानक वृद्धि होती है। ये ऊंची चोटी के साथ छोटी अवधि की अत्यधिक स्थानीयकृत घटनाएं हैं और आमतौर पर वर्षा और चरम की बाढ़ की घटना के बीच 6 घंटे से भी कम समय होता है, ठीक है। इसमें यह समझाना चाह रहा है कि जो भारी बारिश होती है आमतौर पर, ठीक है, और जो बाढ़ है, जब उनके बीच का जो डिस्टेंस है बारिश होने से लेकर बाढ़ आने तक के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, उसमें जो जो घटनाएं होती हैं वो बहुत मेजर इफेक्ट करती हैं फ्लैश फ्लड के नाम से, ठीक है। और इसमें पानी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा डालने वाली जल निकासी लाइनें या अतिक्रमणों की उपस्थिति में बाढ़ की स्थिति और ख़राब हो जाती है, ठीक है। ये इसमें बताया हुआ है जो अभी मैंने बताया है।
कि जैसे गाँवों का शहरों से कनेक्शन टूट जाता है। इस प्रकार अगली है घटना की वजह। यह घटना भारी बारिश की वजह से, तेज़ आंधी तूफान, उष्णकटिबंधीय तूफान, बर्फ़ का पिघलना आदि के कारण हो सकती है। फ्लैश फ्लड की घटना बांध टूटने या मलबा प्रवाह के कारण भी हो सकती हैं। ये बांध टूटने वाला पॉइंट जैसा कि अभी कुछ दिन पहले हुआ था, ठीक है, जो अपना कन्नौर में हुआ था। उसके बाद ज्वालामुखी वहाँ पर या उसके आसपास के क्षेत्रों में विस्फोट के बाद अचानक भी बाढ़ आई है, जब भीषण गर्मी से ग्लेशियर पिघल जाते हैं। वर्षा की तीव्रता, वर्षा का स्थान और वितरण, भूमि उपयोग तथा स्थलीकृति, वनस्पति के प्रकार एवं विकास के घनत्व, मृदा का प्रकार, मृदा, जल सामग्री, सभी ये निर्धारित करते हैं कि फ्लैश फ्लडिंग कितनी जल्दी हो सकती है और कहाँ तक प्रभावित करती है। अगला है बादल फटना। बादल फटना एक छोटे से क्षेत्र में छोटी अवधि की तीव्र घटना होती है, ठीक है, जिस लगभग 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के बहुलक क्षेत्रों में 100 मिलीमीटर प्रति घंटे से अधिक अप्रत्याशित वर्षा के साथ एक मौसमी घटना है। भारतीय उपमहाद्वीप में आमतौर पर यह घटना तब घटित होती है जब मानसून की ओर बंगाल की खाड़ी या अरब सागर के मैदानी इलाकों में और फिर हिमालय की ओर बढ़ता है, जो कभी कभी प्रति घंटे 75 मिलीमीटर पर वर्षा करता है, ठीक है। मेन मोटिव इसका ये है कि जब भी आपको पॉइंट मिले कि बादल फटने से क्या क्या होता है, जहाँ पर आपको स्पीड दी हुई हो कि भाई वर्षा की स्पीड में कमी आती है, तेज़ी आती है, ठीक है, तो वहाँ पर हमेशा स्पीड तेज़ होगी, क्योंकि आप या तो एक छलनी है, ठीक है, आप छलनी में ऊपर से पानी डालोगे, वो बिल्कुल धीरे धीरे करके आएगा नीचे। एक आप सीधा गिलास में पानी डालो, उस गिलास को उल्टा कर दो और सारा पानी इकट्ठा एक साथ आ जाएगा, क्योंकि उसमें टाइम कम लगेगा और जाली वाले में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो नॉर्मल जो वर्षा होती है वो अपनी होती है जाली वाली, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। और जो इसमें दिया हुआ है कि बादल फटने वाला एक तरह का एग्जाम्पल है कि भाई गिलास को एकदम से उल्टा कर दिया, सारा पानी इकट्ठा नीचे आ गया, ठीक है, वो बादल फटने वाली एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद घटना जो इससे हुई है, ठीक है, सापेक्षिक आर्द्रता और मेघ आवरण, निम्न तापमान एवं धीमी हवाओं के साथ अधिकतम स्तर पर होता है, जिसके कारण बादल बहुत अधिक मात्रा में तीव्र गति से संघनित होते हैं और इसके परिणाम स्वरूप बादल फट सकते हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, वातावरण अधिक से अधिक नमी धारण कर सकता है और यह नमी कम अवधि में बहुत तीव्र वर्षा, शायद आधे घंटे या 1 घंटे के लिए का कारण बनती है, जिसके परिणाम स्वरूप पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक बाढ़ आ जाती है और शहरों से शहरी बाढ़ की स्थिति देखी जा सकती है। बादल फटना और वर्षण दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं। फटना अलग है और वर्षण अलग है, ठीक है। वर्षण बादल से गिरने वाला संघनित जल है, जबकि बादल फटना अचानक भारी वर्षण है। इन दोनों में कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि भाई बादल फटने में और वर्षण में क्या क्या डिफरेंस हैं, ठीक है। उनमें से आप पॉइंट्स लिखते नोट डाउन कीजिए रहिए साथ के साथ। प्रति घंटे 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षण को बादल फटने के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बादल फटना प्राकृतिक घटना है, लेकिन यह काफ़ी अप्रत्याशित रूप से अचानक और बाढ़ के रूप में उत्पन्न होती है। बादल फटने के परिणाम क्या क्या होते हैं? सबसे पहला फ्लैश फ्लड आएगा, उसके बाद भूस्खलन, तीसरा कीचड़ प्रवाह, भूमि गुहा जिसे लैंड केविंग कहते हैं, ठीक है। अब जैसे अमरनाथ की बात करते हैं, अमरनाथ जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटने की घटना। पहाड़ी क्षेत्रों में कभी कभी संतृप्त बादल संघनित हो जाते हैं, लेकिन ऊपर की और वायु के बहुत गर्म प्रवाह के कारण बारिश नहीं कर पाते हैं। वर्षा की बूंदों को नीचे की ओर गिरने के बजाय वायु प्रवाह द्वारा ऊपर की ओर ले जाया जाता है, जिससे नई बूंदें बनती हैं और मौजूदा वर्षा की बूंदों का आकार बढ़ जाता है। इस बिंदु के बाद बारिश की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि बादल ऊपर टिके नहीं रह पाते हैं, एक साथ त्वरित रूप से नीचे गिर जाते हैं। 2020 में प्रकाशित एक अध्ययन ने केदारनाथ क्षेत्र में बादल फटने के पीछे मौसम संबंधी कारकों की जांच की, जहां बादल फटने
से 2013 की विनाशकारी बाढ़ आई है। इसमें पाया गया है कि बादल फटने के दौरान कम तापमान और धीमी हवाओं के साथ सापेक्षिक आर्द्रता एवं बादलों का आवरण अधिकतम स्तर पर था। 2013 के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक का पहला संस्करण जारी किया गया था। इसका आप ये डेट याद कर लेना भाई, ये कब शुरू किया था राज्य रैंकिंग सूचकांक। सेकंड पॉइंट है, सूचकांक के बारे में यह सूचकांक राज्यों के साथ परामर्श के बाद देश भर में एनएफएसए के कार्यान्वयन और विभिन्न सुधार पहलों की स्थिति एवं प्रगति के दस्तावेजीकरण का प्रयास करता है। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए सुधारों पर प्रकाश डालता है तथा सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा एक क्रॉस लर्निंग एनवायरनमेंट व स्केल अप सुधार उपयोग का निर्माण करता है। ठीक है, वर्तमान सूचकांक काफ़ी हद तक एनएफएसए वितरण एवं केंद्रित है और इससे भविष्य में खरीद, प्रधानमंत्री कल्याण, गरीब कल्याण अन्न योजना, PMGKY वितरण शामिल होंगे। अगला है मूल्यांकन का आधार। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग के लिए सूचकांक का निर्माण 3 प्रमुख स्तंभों पर किया जाता है, जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS के माध्यम से एनएफएसए एवं एंड टू एंड क्रियान्वयन को करता है। ये स्तंभ हैं इनमें से निम्न जो नीचे दिए हैं। एनएफएसए कवरेज, लक्ष्यीकरण और अधिनियम के प्रावधान, डिलीवरी प्लेटफॉर्म, पोषण संबंधी पहल, ये 3 पॉइंट हैं इसके। राज्यों का प्रदर्शन, सामान्य श्रेणी के राज्य, विशेष श्रेणी के राज्य और तीसरा है सबसे खराब प्रदर्शन वाले राज्य। ठीक है, अब आते हैं सामान्य श्रेणी में, जिसमें ओडिशा पहले स्थान पे है, उसके बाद यूपी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। विशेष श्रेणी के जो राज्य हैं, त्रिपुरा विशेष श्रेणी के राज्यों, उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालयी राज्यों और द्वीपीय राज्यों में शीर्ष पहले स्थान पे हैं त्रिपुरा, अगर विशेष श्रेणी के पूछा जाए तो। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम दूसरे और तीसरे स्थान पे हैं। सबसे खराब प्रदर्शन वाले राज्य जैसे पंजाब पहले पे है, हरियाणा दूसरे पर, दिल्ली सबसे निचले 5 राज्यों में शामिल है। सूचकांक का जो महत्व है, ठीक है, अभ्यास के निष्कर्षों से पता चलता है कि अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग में अच्छा प्रदर्शन किया है, और जो सुधारों की मजबूती और मानकों को दोहराता है। हालांकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुछ क्षेत्रों में अपने प्रदर्शन के सुधार कर सकते हैं। राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य खाद्य आयोग ने कार्यों को अच्छी तरह से संचालित करने एवं उनका संचालन करने जैसे अभ्यास अधिनियम की वास्तविक भावना को और मजबूत करेंगे। ये इनके पॉइंट्स हैं। अगला है, इससे राज्यों के बीच उनके प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद सूचकांक के जो संबंधित चुनौतियां हैं कि भाई इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या क्या और इश्यूज़ हैं इसमें एनएफएसए के अंतर्गत अन्य मंत्रालयों और विभागों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं और कार्यक्रमों को शामिल नहीं किया गया है। सूचकांक केवल TPDS संचालन की दक्षता को दर्शाता है। यह किसी निश्चित राज्य या संघ क्षेत्र में भू कुपोषण या फिर दोनों स्तर को नहीं दर्शाता है। ठीक है, ओडिशा का रैंकिंग का जो पॉइंट है भाई, ओडिशा फर्स्ट रैंक पे क्यों आया है, उसके अंदर क्या क्या ऐसी मजबूत और कुछ ऐसी योजनाएं हैं कि भाई किस वजह से फर्स्ट रैंक पे आया है। ठीक है, उसके बारे में बताते हैं। ओडिशा ने वर्ष 2015 में राज्य में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS के संचालन हेतु मजबूत एंड टू एंड कंप्यूटरीकरण के साथ एनएफएसए को अपनाने का निर्णय लिया। ठीक है, 25 करोड़ डिजिटल लाभार्थियों के डेटाबेस को सार्वजनिक किया गया था। साथ ही 378 राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली RCMS के अंदर 314 ब्लॉक और 64 शहरी स्थानीय निकायों ULB के डेटा को अद्यतन किया गया है। अद्यतन का मतलब यहाँ पे हो गया कि कलेक्ट किया गया है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा करेक्ट करना भूल गया हूँ। ठीक है, इसके अलावा खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण विभाग की 152 खाद्य भंडारण सुविधाओं को पूरी तरह से संचालित कर दिया गया है, जिसमें 1.87 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की रियल
टाइम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग राज्य भर में 12,133 उचित मूल्य स्टोरों पर भेजी गई है। इसमें आप ये डाटा याद रखना कि भाई कितने मीट्रिक टन खाद्यान्न की रियल टाइम रिकॉर्डिंग की गई है और कितने उचित मूल्य स्टोर पर भेजी गई है। जुलाई 2021 के से राज्य भर में वन नेशन वन राशन कार्ड कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। ये जुलाई 2021 से किया गया। वन नेशन वन राशन होने के बाद पीडीएस लाभार्थी अब खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए अपनी पसंद और सुविधा के किसी भी उचित मूल्य की राशन की दुकान या खुदरा विक्रेता को चुन सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि भाई आप इसी से खरीदो, आपके जो इच्छा हो, जहां आपका मन करे आप वहां से ले सकते हो। अगर क्लियर नहीं दिखता है तो थोड़ा जूम कर देता हूँ, अब शायद बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, लगभग 1.10 लाख परिवार अंतर्राज्यीय सुविधा के माध्यम से राशन प्राप्त कर रहे हैं और 533 परिवारों को हर महीने अंतर्राज्यीय कार्यक्रम के माध्यम से राशन प्राप्त होता है। 2013 की मुख्य विशेषताएं, इसमें विशेषता क्या क्या थी? 75% जो है ग्रामीण आबादी, 50% शहरी आबादी को टीपीडीएस के तहत प्रतिमाह 5 किलो प्रति व्यक्ति की समान पात्रता के साथ कवर किया जाएगा। ठीक है, गर्भवती महिलाओं को, स्तनपान वाली महिलाओं को 6 महीने से 14 वर्ष की आयु के बच्चे एकीकृत बाल विकास सेवाओं तथा मध्याह्न भोजन योजनाओं के तहत निर्धारित पोषण मानदंडों के अनुसार भोजन के हकदार होंगे। 6 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों के लिए उच्च पोषण मानदंड निर्धारित किए गए हैं। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी कम से कम 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ पाने की हकदार हैं। ये राशि जो है 6,000 रुपये, आप ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि स्तनपान कराने वाले महिलाएं और जो गर्भवती महिलाएं हैं उन दोनों के लिए है ये। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने निम्न संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़े 2 स्थल जो हैं उनको राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित कर दिया गया है। मतलब ये एक तरह से सिफारिश दी है अभी। ठीक है, कंफर्म नहीं हुआ है कि भाई ये दोनों होंगे, बाकी आगे पॉइंट इन दोनों का नाम सजेस्ट किया गया है। पहला तो है संस्कृति मंत्रालय ने बताया है कि वडोदरा में संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर के लिए यह अनुशंसा की गई है। दूसरा, इसी स्थान पर 23 सितंबर 1917 को बाबा साहेब ने अस्पृश्यता उन्मूलन का संकल्प लिया था। यह स्थल उनके नेतृत्व में सामाजिक क्रांति की शुरुआत का साक्षी रहा है। महाराष्ट्र में सतारा के उस स्थल के लिए भी अनुशंसा की गई है जहां डॉक्टर अंबेडकर ने प्रतापराव भोसले हाई स्कूल में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी। स्कूल के रजिस्टर में आज भी एक बालक के रूप में भीमराव का मराठी में किया गया हस्ताक्षर संरक्षित है। इन चीज़ों को आप हिस्ट्री वाले पोर्शन से भी कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि करंट में से ही क्वेश्चंस बन के आते हैं। जैसे इस बार 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें करंट से इतने क्वेश्चन बने थे, बहुत ज़्यादा, लगभग 30 to 35% जो क्वेश्चन थे वो सारे करंट से थे। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण को सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल तथा अवशेष संशोधन एवं मान्यता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्थापित किया गया है, जिसे मार्च 2010 में अधिनियमित किया गया था। ठीक है, एनएमए को स्मारकों व स्थलों के संरक्षण से संबंधित कई कार्य सौंपे गए हैं जो केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों के आसपास प्रतिबंधित तथा विनियमित क्षेत्रों के प्रबंधन में के माध्यम से किए जाते हैं। अगला पॉइंट है एनएमए प्रतिबंधित और विनियमित क्षेत्रों में निर्माण संबंधी गतिविधियों के लिए आवेदकों को अनुमति प्रदान करने पर भी विचार करना पड़ेगा अब। ठीक है, मतलब ये करते भी हैं इस बात पे। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु कौशल विकास और उद्यमिता
मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन के अंतर्गत 11 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का आयोजन किया गया है। थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अब तक 1,88,000 आवेदक मेले में भागीदारी कर चुके हैं और इसके माध्यम से 67,000 से अधिक अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। ये दोनों पॉइंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि डेटा भी बहुत ज़रूरी है इसमें। और डेट जो है 11 जुलाई 2022, इसका पूछ सकते हैं कि भाई प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन कब शुरू किया गया था, तो ये डेट याद रखना 11 जुलाई 2022। एक दिन के इस आयोजन में 36 क्षेत्रों की 1,000 से अधिक कंपनियां शामिल होंगी तथा 500 विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध होंगे। मंत्रालय द्वारा देश भर में 200 से अधिक स्थानों पर मेले का आयोजन तथा आवेदकों को प्रशिक्षण के माध्यम से अपना करियर बनाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। उम्मीदवारों के पास 5वीं से 12वीं कक्षा तक पास होने का प्रमाण पत्र, कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, ITI डिप्लोमा या स्नातक डिग्री होनी चाहिए। युवा प्रशिक्षु 500 से अधिक व्यवसायों में से चुनाव कर सकेंगे। प्रशिक्षण के बाद उन्हें राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस कार्य का मुख्य उद्देश्य कंपनियों को अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं को काम पर रखने का अवसर देना तथा प्रशिक्षण एवं व्यवहारिक कौशल के जरिए उनकी क्षमता का विकास करना। ये कुछ पॉइंट थे इस चीज़ के। आप इनमें से जो मेन डाटा हैं उनको अपने नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। अगला है अमिताभ कांत। हाल ही में सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को G20 हेतु भारत का नया शेरपा चुना गया है। कांत G20 शेरपा के मुख्य रूप से पीयूष गोयल का स्थान लेंगे। अब इसमें ये चेक करना है कि भाई ये किसके स्थान पर आने वाले हैं, अभी तक कौन था और अब कौन है, ठीक है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। भारत के G20 अध्यक्ष पद हेतु कार्यालय हेतु पूर्णकालिक शेरपा की आवश्यकता थी जो लंबे समय तक काम कर सके, इसमें पूरा समय दे पाए, ठीक है। यही कारण है कि पीयूष गोयल की जगह अमिताभ कांत को लिया गया है। G20 के अन्य शेरपाओं में शक्तिकांत दास, सुरेश प्रभु और मोन्टेक सिंह अहलूवालिया शामिल हैं, ठीक है। इसमें टोटल इनके अलावा 3 मेंबर्स हो रहे हैं। इनका भी आपको नाम याद रखना है क्योंकि कई बार 4 ऑप्शन वाला दे देता है कि भाई निम्न में से कौन कौन इसमें शामिल है, कौन नहीं है। अमिताभ कांत का विस्तारित कार्यालय नीति आयोग के CEO के रूप में जून 2022 में पूरा हुआ है। इनसे ये पूछ सकते हैं भाई अमिताभ कांत इससे पहले कौन से डिपार्टमेंट में थे और किस पोजीशन पर थे, ठीक है। उन्होंने 6 वर्षों तक इस पद पर कार्य किया है। वह केरल कैडर के वर्ष 1980 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। उन्होंने 2016 में नीति आयोग के CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया था। ये उनकी अभी तक की डिटेल्स हैं कि भाई वो क्या थे, किस पोजीशन पे आए, फिर क्या किया और अब क्या कर रहे हैं वो। तो ये जो IAS लिखा हुआ है, हम लोग भी बस इसी चीज़ के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की गवर्निंग काउंसिल द्वारा की गई थी। यह 11 जुलाई 1987 के 5 बिलियन डे से प्रेरित था। इसका ये आप 5 बिलियन डे जो है इसको आप याद कर लेना और नोट डाउन कर लेना अपने एक जो शॉर्ट नोट्स आप बनाते हो उनमें, क्योंकि अगर आप पूरी PDF को नोट डाउन करते रहोगे तो उससे कुछ मतलब नहीं होगा। PDF तो कंप्लीट कवर में करवा ही रहा हूँ आपको, जो कंप्लीट पर डे का डेटा है वो आपको इनमें से कुछ छोटे छोटे डेट वाले जो पॉइंट हैं उनको लिखते रहना है और उनको क्या करना है,
जो हिस्ट्री से रिलेटेड है उनको हिस्ट्री में डालो, ज्योग्राफी से रिलेटेड है उनको ज्योग्राफी में डालो। जैसे अमरनाथ यात्रा थी वो आपका ज्योग्राफी में आ जाएगा, ठीक है। ये विश्व जनसंख्या दिवस है, ये आपका हिस्ट्री में आ जाएगा, ठीक है। इस तारीख को दुनिया की अनुमानित आबादी 5 अरब पहुंच गई थी। अगले पॉइंट है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विभिन्न जनसंख्या मुद्दे जैसे परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, गरीबी और मानवाधिकारों के महत्व पर लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व जनसंख्या दिवस 2022 की थीम जो है 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना, ये इसकी थीम है। अगला पॉइंट है प्रसार भारती का नया प्रतीक चिन्ह, ठीक है। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी किसी लोगों में कुछ चेंजमेंट होता है तो उसके जो चांस हैं किसी भी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में या स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में वो बढ़ जाते हैं एक तरह से। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने 11 जुलाई 2022 को प्रसार भारती के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। नए प्रतीक चिन्ह में भारत का नक्शा राष्ट्र के लिए भरोसे की सेवा, सुरक्षा और उत्कृष्टता को प्रदर्शित करता है। इसका गहरा मध्यम नीला रंग आकाश एवं समुद्र दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, जो मुक्त स्थान, स्वतंत्रता, अंतर्ज्ञान, कल्पना, प्रेरणा और संवेदनशीलता से जुड़ा है। नीला रंग गहराई, वफादारी, ईमानदारी, ज्ञान, आत्मविश्वास, स्थिरता, विश्वास और बुद्धि का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस अवसर पर प्रसार भारती के सदस्य जो है डीपीएस नेगी हैं, उन्होंने कहा है कि प्रसार भारती के नए प्रतीक चिन्ह को आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों के मिश्रण रूप से परिभाषित किया गया है। प्रसार भारती एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है जो प्रसार भारती अधिनियम के तहत 23 नवंबर 1997 को अस्तित्व में आया। यह देश का सार्वजनिक सेवा प्रसारक है, मतलब कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, ठीक है। अगला पॉइंट है प्रसार भारती अधिनियम में संदर्भित सार्वजनिक सेवा का प्रसारण उद्देश्यों को ऑल इंडिया रेडियो तथा दूरदर्शन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। उल्लेखनीय है कि ये दोनों पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन मीडिया यूनिट के रूप में कार्य करते थे और प्रसार भारती की स्थापना के बाद इसके घटक बन गए हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट डिटेल्स, ठीक है। आप इनमें से जो डेट हैं जैसे प्रसार भारती का है 23 नवंबर 1997, इनको आप कलेक्ट कर सकते हो, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपनी तैयारी को एक बेहतर तरीके से चालू कर सकें और एक बेहतर रूप से अपने आप को तैयार कर सकें 2023 के लिए। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। धन्यवाद। शुभ दिन।